नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीएड एंट्रेंस 2025 का जो हिंदी का एक पोर्शन होता है, आपके एंट्रेंस में हिंदी के 50 क्वेश्चन आते हैं, तो उस 50 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में जो 50 क्वेश्चन हमें रखे हैं वो सारे PYQ बेस्ड रखा गया है और वही क्वेश्चन इसमें लाया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है। तो उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है कि ऐसे जननी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, अवधी, ब्रज, देवनागरी और संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत, ठीक है। अगर आपको हम बता दें कि हिंदी की आदि जननी यानी उत्तराधिकारी भाषा संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। अगर पूछा जाए कि विकास का क्रम क्या है, तो संस्कृत का विकास हुआ फिर पाली, पाली के बाद प्राकृति, प्राकृति के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। तो ये इसका विकास का क्रम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान, तो हिंदी का स्थान कौन सा है, तो आपको पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, दूसरा होगा। आपको बता दें कि हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। अगला है, भाषा की मूल इकाई कौन सी है। ऑप्शन है अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला। तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि। भाषा की अगर पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भी आप ध्यान रखिएगा कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मूल इकाई पूछे तो भी ध्वनि है, वर्ड या ध्वनि। भाषा की अगर सार्थक इकाई पूछी जाए तो वाक्य होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। वाक्य भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वो वाक्य होता है। अगला है, चारपाई शब्द है। चारपाई कौन सा शब्द है, रूढ़, योगी की योग रूढ़ या अर्थ तत्व। तो इसका सही आंसर होगा योग रूढ़। चारपाई योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, ठीक है, चारपाई योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हुए अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, चारपाई। तो ये सब कौन है, ये सब योग रूढ़ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षण प्रभा का पर्यायवाची है, क्या है, स्त्री, बिजली, चंद्रमा या गंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिजली। ये क्षण प्रभा का पर्यायवाची है। अब एक चीज़ और है कि जब आप किसी चीज़ की पर्यायवाची अगर आप जानेंगे तभी आप उस पर आप बता पाएंगे। तो चलिए हम पर्यायवाची आपको बता दें कि क्षण प्रभा बिजली की पर्यायवाची है, तो आपको पता चल ही गया। तो इसके अलावा बिजली के पर्यायवाची और कौन कौन है, तो आपको बता दें कि चपला, ठीक है, ये बिजली की पर्यायवाची आता है ये क्वेश्चन में, इसलिए हमने वही बताया है। चंचला, ये भी बिजली की पर्यायवाची है, ये भी आता है। दामिनी, ठीक है, दामिनी ये भी आता है, पूछा जाता है। सौदामिनी भी आता है। इसके अलावा तड़ित, तड़ित भी बिजली का ही पर्यायवाची है। विद्युत तो आपको पता ही होगा। धनवल्ली भी अगर पूछा जाए कि धनवल्ली, धनवल्ली भी इसी की पर्यायवाची है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका बिजली होगा, इसका बिजली होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जालक का तत्भव है, ठीक है, क्या है, जालक का तत्भव, यानी जालक जो है वो तत्सम वर्ड है। ऑप्शन है झरोखा, चालक, झलक या नालक। इसका सही आंसर होगा झरोखा, ठीक है। तद्भव, हाँ, तद्भव जो होता है वो तत् धन भव शब्द का अर्थ होता है, उससे उत्पन्न अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर यानी परिवर्तित होकर जो बने शब्द होते हैं, हाँ,
हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण अत्यधिक परिवर्तित हो गए हैं और वह शब्द कौन से बन गए हैं, तत्भव बन जाते हैं। तो आपको बता दें कि जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल जो है वो संस्कृत का शब्द है, इसलिए वो तत्सम होगा। इसका तद्भव जो होता है वो उज्ज्वल का उजला, जैसे कर्पूर का कपूर, संध्या का सांझ, हस्त का हाथ, जालक का झरोखा। चलिए अगला है संश्लेषण का विलोम शब्द है। संश्लेषण का विलोम शब्द क्या है? श्लेषण, विश्लेषण, विश्लेष या श्लेषार्थ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्लेषण। ये इसका विलोम शब्द होगा। अगला है क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप क्या है? ऑप्शन है कर्म, व्याकरण, भाषा या धातु। इसका सही आंसर होगा क्रिया का मूल रूप होता है धातु। क्रिया के मूल रूप या मूलांश को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। जैसे चलन क्रिया में चल धातु, पढ़न क्रिया में पढ़ धातु। ठीक है, अगला है फिसलन है। फिसलन क्या है? विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक संज्ञा है या क्रिया विशेषण है? सही आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होता है जैसे किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रोध, यहाँ पे भाव प्रकट होता है। मिठास, यौवन, कालिमा, यहाँ सब जगह भाव प्रकट होता है। अगला है लाला का अन्य लिंग रूप। तो लाला का अन्य लिंग रूप क्या होगा? ललाइन, ललाइन, लल्लाइन या लालाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ललाइन। तो स्त्रीलिंग प्रत्यय पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्दों में जोड़ा जाता है, जिसे स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। गायक का अन्य लिंग रूप। गायक का अन्य लिंग रूप गायकी, गायिका, गायिका, गायकी। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? गायिका। गायिका होगा। ठीक है, गायक का गायिका होता है, कवि का कवयित्री होता है। अब कभी पूछा जाए, ये शुद्ध रूप में भी पूछ लेता है कि आखिर कवयित्री, तो देख लीजिए कवयित्री ऐसे लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, विद्वान की स्त्रीलिंग विदुषी होता है। साधु का साध्वी होता है। सही रूप है, तो सही रूप क्या है इसमें? साहित्यिक, 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 साहित्यिक। तो इसमें कौन सा होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये इसका सही रूप है। इसका भी सही रूप बताना है तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप देख लीजिए। तो इसका जो सही रूप होगा वो होगा इकट्ठा, ये वाला। अगला है सही वाक्य। अब यहाँ भी सही वाक्य आपको देखना है। आपकी कृपा पत्र मिली, आपका कृपा पत्र मिला, आपकी कृपा पत्र मिला या आपको कृपा पत्र मिली। तो आपको बता दें आपकी कृपा पत्र मिली, ये गलत होगा। आपकी कृपा पत्र मिला, ये भी गलत होगा। तो आपकी कृपा ये भी गलत होगा। आपका कृपा पत्र मिली, ये भी गलत होगा। तो आपका कृपा पत्र मिला यह सही होगा। ठीक है, बाकी सभी वाक्य गलत हैं। अंजर पंजर ढीले करना। ठीक है, इसका ऑप्शन है पिंजरे की मरम्मत करना, पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना या बुरी तरह सताना। तो इसका सही आंसर होगा बुरी तरह मारना। सब्ज बाग दिखाना। ऑप्शन है लालच देकर उल्लू बनाना, लालच दिखाकर लूटना, बगीचे में घुमाकर दिखाना, सब्जी उगाकर बेचना। तो इसका सही आंसर होगा लालच देकर उल्लू बनाना, सब्ज बाग दिखाना। इसका क्या होगा? लालच देकर उल्लू बनाना। अगला है पक्षी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप है। ऑप्शन है पानी पक्षियों से पिए जाते हैं, पानी पक्षी से पिया जाता है, पक्षियों से पानी पिया जाता है या पक्षियों से पानी पी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा पक्षियों से पानी पिया जाता है, यानी ऑप्शन सी होगा इसका। अब आपको बता दें वाच्य जो है, वाच्य क्रिया का रूपांतरण है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। अब बता दें कि वाच्य में भी 3 भेद होते हैं।
ठीक है। पहला होता है कृतवाच्य, ठीक है, पहला क्या होता है, कृतवाच्य, ठीक है, पहला होता है कृतवाच्य, फिर इसके बाद में दूसरा होता है कर्मवाच्य, ठीक है। वाच्य भी पूछ लेता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जब आपको पता रहेगा तभी तो आप कर पाओगे, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य व भाववाच्य होते हैं। तो इसका सही आंसर आपको पता है, चल ही गया, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला है बेमेल शब्द को चुनिए। अब इसमें कौन सा मेल नहीं खाता है, तो इसमें जो बेमेल है, देखिए भवानी, स्वामिनी, दात्री या पराधीन। तो भवानी, स्वामिनी और दात्री ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द का बोध करा रहे हैं। और जो पराधीन है ये इससे भिन्न है, ठीक है, ये तीनों स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये आपका समान हो जाएगा और पराधीन आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बेमेल हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है कलब, ठीक है। कलब जो है भैंस का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, मुर्गी का बच्चा या हाथी का बच्चा, तो कलब बोलते हैं हाथी के बच्चे को। अब मुर्गी के बच्चों को चूजा बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, चूजा। मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं, और उसके बाद में भैंस के बच्चे को कटाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटाह। ये ध्यान रखिए, ये सब 2017 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क का बेमेल शब्द क्या होगा, मदार, रस, अंतर या सूर्य। तो इसका बेमेल शब्द कौन सा होगा, ये होगा अंतर, ये इसका बेमेल है। बाकी मदार, रस, सूर्य, ठीक है। अर्क का अंतर होता है, ठीक है, जबकि आपको बता दें कि सूर्य, मदार तथा रस, ठीक है, सूर्य, मदार और रस, इन तीनों के तीनों ही अर्क के अर्थ हैं। अगला है रिपोर्टाज का संबंध है किससे है, पत्रकारिता, नाटक, राजनीति या परंपरा। तो रिपोर्टाज का संबंध पत्रकारिता से है। अगला है रस्सी को सांप समझ लेना क्या है। रस्सी को सांप समझ लेना क्या है, संदेह है, अंधविश्वास, भावना या भ्रम। तो इसका सही आंसर होगा भ्रम है, ठीक है, भ्रम। अगला है आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे, पूजनीय, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या कनिष्ठ। तो क्या कहेंगे, तो आपको सही आंसर होगा इसका ज्येष्ठ। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे, ज्येष्ठ कहते हैं। जबकि पूजा करने योग्य जो हो उसे पूजनीय कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा देखो पद या उम्र आदि की दृष्टि से औरों से अपेक्षाकृत छोटा हो उसे कनिष्ठ कहते हैं। अगला है फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है, ठीक है। फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपना होगा, कौन सा है, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इसका सही आंसर इसमें कौन सा इसमें अलंकार होगा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है रासो चरित्र काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। यह कथन किसकी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य क्षिति मोहन सेन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है हीरा मन सुआ का उल्लेख आता है।
हीरामन, सुहा का उल्लेख आता है? कबीर ग्रंथावली, पद्मावत, सूरसागर या रामचरितमानस? तो इसका सही आंसर होगा पद्मावत। ठीक है, पद्मावत। हीरामणि सुहा का उल्लेख पद्मावत में आता है। सुहा का उपयोग कथात्मक प्रतीक के रूप में संस्कृत साहित्य से ही होता आ रहा है, लेकिन यह हीरामन है। इसका प्रचलन अपभ्रंश से दिखाई पड़ता है। करकंड चरियु में पहली बार हीरामन सुहा का नाम सुनाई पड़ता है। अगला है सूरदास के गुरु। सूरदास के गुरु कौन है? माधवाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य या व्यासाचार्य? इसका सही आंसर होगा वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य के, अब वल्लभाचार्य के कौन कौन शिष्य थे ये भी बता दे रहे हैं। वल्लभाचार्य के देखिए पहला तो ये क्लियर हो ही गया कि सूरदास जी थे। इसके अलावा कुंभन दास जी थे। कौन था? कुंभन दास। कुंभन दास जी इनके शिष्य थे। इसके अलावा परमानंद दास जी थे। कौन था? परमानंद दास जी थे। इसके अलावा कृष्णदास थे। ठीक है, ये सब वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अगला है बरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हर जिन छाड़े हाथ तैं दिन नेड़ा आया। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ये कबीरदास जी की है। ठीक है, ये किसकी है? कबीरदास जी की ये पंक्ति है। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। कौन सा अलंकार है यहाँ पे? स्लैश, वक्रोक्ति, यमक या अनुप्रास? इसका सही आंसर होगा यहाँ पे श्लेष अलंकार है। इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हो तो वह श्लेष अलंकार होता है। अंग्रेजी के रोमांटिज्म के लिए हिंदी में क्या होगा? प्रकृतिवाद, छायावाद, स्वच्छंदतावाद या रम्यवाद? तो स्वच्छंदतावाद इसका सही आंसर होगा। ठीक है, स्वच्छंदतावाद जो है वो रोमांटिज्म का पर्याय है। ठीक है, स्वच्छंदतावाद कला, साहित्य तथा बौद्धिक क्षेत्र का एक आंदोलन था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कृत पंत जी की कृति है। तो कौन सी है? पल्लव, चिदंबरा, ग्राम्या या ग्रंथि? सही आंसर होगा चिदंबरा। 1968 में ज्ञानपीठ से सम्मानित हिंदी की प्रथम कृति पंत जी की चिदंबरा है। भारत में मार्क्सवादी चिंतन, परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता हैं। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भास्कर या डॉक्टर चिन्मय? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला कहाँ से, कब मिला? 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950? तो इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर 1949, यानी कि ऑप्शन पी। अब आपको इसको हम डिटेल में बता दें कि राजभाषा का शाब्दिक अर्थ राजकाज की भाषा। जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती हो वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको दो क्लियर हो गया, एक तो राजभाषा कब मिला ये क्लियर हो गया, दूसरा आपको 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपका क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? ऑप्शन है 1850 से 1900, 1789 से 1887, 1875 से 1965, 1900 से 2010। इसका सही आंसर होगा 1850 से 1900। ये जो 50 साल थे ये भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और ये किसके नाम पे रखा गया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे रखा गया था। हिंदी रेखाचित्र का विकास कब हुआ? ठीक है, 1900 में, 1936, 1950, 1955? सही आंसर होगा 1936 में। साहित्य में जिसे रेखाचित्र कहते हैं उसमें भी कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को अंकन किया जाता है। इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। हिंदी रेखाचित्र का विकास 1936 में हुआ है। देश अधिक सिक्का कब जारी करता है? ठीक है,
तो अब यहाँ पे आपको हम बता दें चलिए हम ऐसे ही बता दें ना कि देश अधिक सिक्का कब जारी करता है। तो देश तब जारी करता है जब युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियाँ आ जाएं, ठीक है, युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियों में अधिक माल उत्पन्न करना जरूरी हो जाता है, इसलिए तब उस समय सिक्का जारी करना जरूरी होता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति आपको बता दें कि मुद्रास्फीति जो है, जब कृत्रिम रूप से आवश्यकता से अधिक सिक्का जारी हो जाता है तब सिक्के की सप्लाई मांग से अधिक हो जाती है। ऐसे में सिक्के का मूल्य गिर जाता है और हर चीज महंगी हो जाती है। इसी अवस्था को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा कृत्रिम रूप से मुद्रा के प्रचलन को बनना, ठीक है, ये होता है बढ़ना। अगला है पैसों के खर्च का हिसाब रखना सरकार को कब मुश्किल हो जाता है। युद्ध की स्थिति में योद्धाओं और विशेषज्ञों को तैयार करने में और बाहर से चीजें मंगवाने में पैसा खर्च का हिसाब रखना सरकार द्वारा मुश्किल हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? योद्धाओं द्वारा विशेषज्ञों को तैयार करने में और बाहर चीजों में मंगवाने में। दिया गया पक्ष आधारित है। अच्छा, चलिए यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए एक पैराग्राफ की आवश्यकता है जो कि मैंने इसमें दर्शाया नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अगला है निज भाषा उन्नत है। निज भाषा, यहाँ पे छंद बताना है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये को सूल। तो इसमें छंद बताना है। तो हर गीति का रोला, दोहा या सोरठा, तो इसमें है दोहा, ये दोहा है, ठीक है। यहाँ पे दोहा छंद है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला है सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पुजहि मन कामना तुम्हारी। ऑप्शन है चौपाई, दोहा, सोरठा या बरवय। तो ये चौपाई है, ये चौपाई है। यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जो जगड़ होता है और तगड़ होता है, इनका आना वर्जित होता है। बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? जायसी, तुलसी, कबीर या सूरदास। तो आपको बता दें कि बीजक जो है वो कबीरदास जी की है। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे और समाज सुधारक भी थे। इनका जन्म अगर पूछा जाए तो बनारस काशी में हुआ था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। अगला है आंसू किसका प्रमुख काव्य है? ऑप्शन है मैथिली सरल गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। अगला है प्रिय प्रति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? इसमें क्या है? श्रृंगार, रौद्र, करुण या शांत। इसमें कौन सा रस है? यहाँ पर रस बताना है। तो इसमें करुण रस है। कौन सा रस है? यहाँ पर करुण रस है। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से उत्पन्न होने वाले शोक या भाव के सम्मिश्रण को करुण रस कहते हैं। अगला है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पे श्रृंगार है, वीर है, हास्य है या भयानक है? तो इसमें वीर रस है। जिस काव्य को पढ़ने के मन में उत्साह नामक स्थायी भाव की जागृति होती है उसे वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव अगर पूछा जाए तो इसका स्थायी भाव है उत्साह। कमल नयन में अलंकार है, तो कमल नयन में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या श्लेष। तो इसका सही आंसर होगा रूपक। जहां पर उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। कवि के शब्दों में उपमेय उपमान जहां एक रूप कहाए, ठीक है, कमल नयन में नयन को कमल स्वीकार किया गया है। रेखांकित शब्द में अलंकार है, ठीक है।
तो हाँ, तो जैसे आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने दिया नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे, चलिए हम बोल देते हैं। मेरा मन अनंत जहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छड़ी महातम और देव को ध्यावे। तो इसमें जैसे उड़ी जहाज को, तो यहाँ पे अगर ऐसा एक वर्ड है, क्या है, जैसे उड़ जहाज को पंछी, इतना ये सब रेखांकित है। तो इसमें कौन सा अलंकार पूछा गया है, तो चलिए आपको हम इसमें बता दें कि इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना होती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है दिवसावसान का समय। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो कौन सा है, उपमा, रूपक, मानवीकरण या उपयुक्त सभी। तो इसमें मानवीकरण है, ठीक है, मानवीकरण अलंकार है इसमें। यहाँ जहाँ किसी निर्जीव वस्तु या प्रकृति को सजीव रूप में वर्णित किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो कौन सा है यहाँ पे, मानवीकरण अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, दिवसावसान का अर्थ क्या होता है। दिवसावसान का अर्थ क्या होता है, दिवस का अवसान, दिवा स्वप्न, दिवस का अंत या संध्या। तो इसका सही आंसर होगा संध्या। दिवसावसान का सही अर्थ है संध्या। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई कमी रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई सुधार की ज़रूरत हो या फिर कोई अन्य क्वेश्चन भी आपको चाहिए हो, तो भी आप हमें कोई भी टॉपिक से अगर आपको क्वेश्चन चाहिए हो, तो आप हमें टॉपिक हमें कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। उस टॉपिक पे हम एक अच्छी सी वीडियो बना देंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।